हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल अरोरा कोचिंग। आज आपके सामने कक्षा 8 हिंदी पुस्तक का नाम है आज़ादी की राह पर। आज पाठ 3 का नाम है चुनौती। पाठ का नाम है चुनौती। आज मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर देने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है चुनौती पाठ का। 1942 में महात्मा गांधी ने देश को कौन सा नारा दिया? 1942 में महात्मा गांधी ने देश को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। क्विट इंडिया का नारा पूरे भारत में गूंज रहा था। हर हिंदुस्तानी यही दो शब्द दोहरा रहा था। मूल अंग्रेजी में या अन्य भारतीय भाषाओं में यही दो शब्द चल रहे थे। हिंदी भाषी प्रांतों में यह भारत छोड़ो बना तो तमिल में बना वेलाइनी वेली यूरू यानी गोरो भाग जाओ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन यानी अंग्रेजों हमारा भारत छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ। ये बात 1942 में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को कही और ठीक 5 साल बाद 1947 को उन्हें यहाँ देश छोड़कर भारत जाना पड़ा और हमारा देश आजाद हो गया। प्रश्न नंबर 2, उषा मेहता के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। उषा मेहता सिर्फ नारों से सफलता प्राप्त करना नहीं चाहती थी। उनके लिए तो जरूरत थी दृढ़ इच्छा शक्ति। ये था उषा मेहता का एक चरित्र, दृढ़ इच्छा शक्ति। बिना कर्म के शब्द केवल छाया भर ही होते हैं और इसको उषा मेहता के सिवा भला कौन समझता। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो उषा मुंबई के विल्सन कॉलेज की छात्रा थी। वह स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करना चाहती थी। उसके पिता चाहते थे कि वह पहले अपनी शिक्षा पूरी कर ले, लेकिन उषा इससे सहमत नहीं थी। उसने पिता के सुझाव को पूरी दृढ़ता और विनम्रता से ठुकरा दिया और इस प्रकार अपने आत्मविश्वास को हिलने नहीं दिया, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखा। ये थे उषा मेहता के चरित्र। प्रश्न 3, अंग्रेज सरकार के छक्के छुड़ाने के लिए उषा ने कौन सा रास्ता अपनाया? विस्तार से लिखें। क्योंकि अंग्रेज हमारे भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उषा मेहता ने अपने मन में ठान लिया था और अंग्रेजी सरकार के छक्के छुड़ाने के लिए उषा ने जो रास्ता अपनाया था वो आपके सामने। उषा मेहता की एक दिन अचानक मुलाकात बाबू भाई खक्कर से हुई। यह आंसर विस्तार से लिखना है, इसमें पूरी इसकी कहानी आएगी। तो एक बार की बात है कि अचानक उषा मेहता की मुलाकात बाबू भाई खक्कर से हुई। एक मित्र के घर उषा का उनसे परिचय हुआ। चाय पीते हुए कुछ समय इधर उधर की बातें होती रही। नेपथ्य से यानी एक साइड से रेडियो ऑन था। धीमी संगीत लहरियां वातावरण में व्याप्त थी। कुछ समय बाद जैसे ही बातचीत का रुख भारत छोड़ो आंदोलन की ओर मुड़ा तो उषा को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई, यानी जो वो चाहती थी वो पूरा हो गया। बातचीत के दौरान वह काफी उत्तेजित हो उठी। उसने ऊंची और गंभीर वाणी में अपना निश्चय दोहराया कि इस संग्राम में वह सक्रिय रूप से एक्टिव बनकर के भाग लेना चाहेंगी। ठीक इसी समय रेडियो से खबरें प्रसारित होने लगी। रेडियो की आवाज ऊंची करके कमरे में उपस्थित सभी लोग सांस रोककर खबरें सुनने लगे। खबरों में बताया गया कि सारे देश में स्थिति सामान्य है। उषा का क्रोध भड़क उठा। ये झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ पर भला कौन विश्वास करेगा। और तभी बिजली की तरह उनके मस्तिष्क में यानी उषा के दिमाग में एक विचार कौंधा। रेडियो स्टेशन जो सही खबरें दे, एक रेडियो स्टेशन जो भारत छोड़ो आंदोलन की मदद करे, ऐसा नहीं हो सकता। बाबू भाई उषा के कथन को ध्यान से सुन रहे थे। क्या तुम सचमुच इस विषय में गंभीर हो, सीरियस हो? ये भाई बाबू भाई ने उषा मेहता को कही। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह गंभीर हूं। तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, बाबू भाई ने उषा से कहा। मुझे इसकी तकनीकी जानकारी है कि एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने में किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी।
पर इसके लिए धन कहाँ से आएगा? पानी की एक एक बूंद, उषा के मित्र ने कहावत को आधा ही बोला। पानी की एक एक बूंद इकट्ठी होती है तो एक मटका भर जाता है। हम एक एक रुपया इकट्ठा करेंगे और अपना रेडियो स्टेशन लगाएंगे। हमें धन एकत्रित करना होगा। मैं जानती हूँ अनेक जमींदार और बड़े बड़े उद्योगपति हृदय से राष्ट्रीय आंदोलन के फेवर में थे, पक्ष में थे। हम उनसे भी मदद ले सकते हैं, ऐसा उषा ने कहा। अब वे पूरी गंभीरता से इस काम में जुट गए। 5 ही दिनों में उनके पास काफी धन एकत्रित हो गया। बाबू भाई ने एक ट्रांसिस्टर, रिकॉर्ड के उपकरण, तारें, प्लग आदि चीजें जुटा ली, इकट्ठी कर ली। उधर उषा ने स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क साधा। श्री राम मनोहर लोहिया ने उसे सारी जानकारी दी। प्राप्त जानकारी को इकट्ठा करके उषा ने समाचार पत्रिका तैयार कर डाली। साथ ही उसने नामी देशभक्तों जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि के श्रेष्ठ भाषणों को भी छांट कर इकट्ठा कर लिया। ये भाषण भी प्रसारण के लिए तैयार थे। बाबू भाई ने रेडियो स्टेशन के लिए तरंग सीमा और कॉल साइन का चयन भी किया। गिरगांव के पारेख वाड़ी इलाके में एक घर के छोटे से कमरे में उन्होंने सारे यंत्र स्थापित कर लिए। अब वे प्रसारण के लिए तैयार थे। एक स्थान से एक सप्ताह से ज्यादा समय प्रसारण नहीं किया जा सकता, बाबू भाई ने बताया। पर क्यों? उषा मेहता ने कहा, ऐसा क्यों? एक सप्ताह से ज्यादा हम प्रसारण नहीं कर सकते? रेडियो तरंगों को अवरुद्ध किया जा सकता है और सरकार, ब्रिटिश सरकार ऐसा ही करेगी। अतः कोई भी एक स्थान 7 दिनों से ज्यादा निरापद नहीं रहेगा, बाबू भाई ने समझाया उषा मेहता को। उषा समझ गई। अब हमें छुपा छुपी खेल खेलना होगा। शीघ्र ही उसने मुंबई और उसके आसपास ऐसे 10-12 स्थानों की लिस्ट बना ली। अब वह समय आ गया था कि जिसके लिए उषा के मन और प्राण बेचैन हो रहे थे। वह 14 अगस्त 1942 की सुबह थी। अधिकतर घरों में रेडियो बज रहे थे। रेडियो को ठीक स्थान पर सेट करने के लिए रेडियो की घुंडी घुमाते हुए लोगों ने 43 मीटर वेवलेंथ, तरंग सीमा, वेवलेंथ मीन्स तरंग सीमा पर कुछ अस्पष्ट सी घरघराहट सुनी। जिज्ञासावश उन्होंने रेडियो की सुई को व्यवस्थित किया तो एक महिला की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। यह कांग्रेस रेडियो है, अब समाचार सुनिए। अनेक लोगों ने ध्यान से समाचार सुने। समाचार धमाकेदार थे। उसमें बताया गया कि देश में कितनी जगह विरोध यात्राएं निकाली जा रही हैं, पुलिस की क्रूरता ने कितने लोगों की जानें ली हैं, कितनों को अपंग कर दिया है और कितने लोगों को जेल में ठूस दिया है। ये ब्रिटिश सरकार की एक ऐसी गंदी हरकतें जो भारत के लोगों को परेशान किया जा रहा था। सरकारी अफसरों ने भी समाचारों को सुना। वे बौखला उठे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्टेशन को ढूंढकर तोड़ डालो और गद्दारी करने वालों को गिरफ्तार कर लो। ये ब्रिटिश सरकार ने आदेश दे दिया। सरकारी कर्मचारी एकदम हरकत में आ गए। वायरलेस परिचालक यानी ऑपरेटर कांग्रेस रेडियो की तरंगों को खोजने के लिए मॉनिटर करने लगे, उसको सर्च करने लगे, ढूंढने लगे। 1 सप्ताह की मेहनत के बाद परिचालक ने उस स्थान को ढूंढ लिया जहां से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण हो रहा था। वे उस क्षेत्र की ओर बढ़ चले। उन्हें आशा थी कि इन तरंगों के सहारे वे प्रसारण स्थल को खोज लेंगे। उनका यह अनुमान गलत निकला क्योंकि बाबू भाई और उषा इस स्थान को छोड़कर दूसरे गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके थे। 3 महीने के बाद वे सरकार को छकाते रहे, उन्हें धोखा देते रहे और कभी तो उन्होंने हड़बड़ी में उन्हें भागना भी पड़ा, उषा मेहता को और बाबू भाई को। ऐसे मौक़ों पर सरकारी कर्मचारियों को टूटी तारें, जले हुए वाल्व, टूटे प्लग आदि ही मिलते। जिन लोगों की उन्हें तलाश थी वे मानो वहां से उड़ जाते। ऐसे ही एक अवसर पर उषा ने कहा, ओह, हम बाल बाल बचे हैं। कहावत है कि किस्मत भी बहादुर लोगों का साथ देती है। बहादुर उषा और बाबू भाई के साथ किस्मत 3 महीने तक चली। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार के छक्के छुड़ाने के लिए उषा मेहता ने दिन रात एक कर दिया और बाबू भाई ने भी उषा मेहता का दिल खोलकर उनका साथ दिया। तो स्टूडेंट, आज आपके सामने कक्षा 8 हिंदी आज़ादी की राह पर
पाठ 3, पाठ का नाम है चुनौती। इसके सिर्फ 3 ही प्रश्न उत्तर हैं, ये मैंने आपको दे दिए हैं। और इस पाठ का सार मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। आप इन 3 प्रश्नों की वीडियो ध्यान से सुनिए और इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। और इसी तरीके से आप हमारे अरोरा कोचिंग की बाकी शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी देखते रहिए। आपको उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी जो आप सभी लोगों के लिए सहायक और हेल्पफुल सिद्ध होंगी। धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को देखते रहिए। आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।